Hello friends and welcome to our channel YTH India, and today we are going to discuss about our new topic, that is प्राइम मिनिस्टर। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है प्राइम मिनिस्टर, एंड आई होप यू आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर एग्जाम्स। टुडेज टॉपिक इज प्राइम मिनिस्टर। अब जो टॉपिक आपके आएंगे उसको जो है हम लोग कोरिलेट करते हुए चलेंगे, तो इसलिए टॉपिक्स को याद करना आसान पड़ेगा। कैसे? जैसे हमने कोई एक टॉपिक प्रिपेयर किया तो आप देखेंगे कि उस टॉपिक में अगर आप शुरू का नेम बदल रहे हैं तो पूरी क्वालिटीज जो है नेक्स्ट टॉपिक से आपके मैच होंगी। जैसे प्राइम मिनिस्टर, और कल हम पढ़ेंगे चीफ मिनिस्टर, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर से बिल्कुल चीफ मिनिस्टर मैच हो रहा है, क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर की पावर नेशनल लेवल पर है वही चीफ मिनिस्टर की पावर जो है आपकी स्टेट लेवल पर है, तो वहाँ पर हम चीफ मिनिस्टर को कोरिलेट कर देंगे। इसके अलावा आप देखिए सेंटर की पावर, तो उसमें फिर हम एक स्टेट गवर्नमेंट की पावर पढ़ेंगे। इसके अलावा कई सारे टॉपिक्स जो हैं आपके, आप फाइंड करेंगे कि वो जो है कोरिलेट कर रहे हैं आपस में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर होते कौन है आपके? तो देखिए, प्राइम मिनिस्टर को आपको बोला जाता है डी फैक्टो। डी फैक्टो यानी रियल पावर इन्हीं के पास है। इसके अलावा जो आपके प्रेसिडेंट थे उन्हें हमने बोला डी ज्यूरी, यानी इसको हम बोलेंगे नॉमिनल हेड थे ये, नॉमिनल पावर या नॉमिनल हेड कह सकते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर जो है आपकी एक रियल पावर को जो है एंजॉय करते हैं। जो यूएसए के प्रेसिडेंट है वहां पर उनके पास जो रियल पावर है, वहां पर यूएस के प्रेसिडेंट जो है वो वहां पर रियल पावर एंजॉय करते हैं, क्योंकि वहां पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। बट हमने इनिशियल की वीडियो में पढ़ा है कि अपने इंडिया में जो है प्राइम मिनिस्टर रियल पावर एंजॉय कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया में जो है आपकी वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि भाई ठीक है यूएसए में तो प्रेसिडेंट हेड है, तो ये बताइए ऐसा क्यों है, वहाँ पर रियल पावर प्रेसिडेंट क्यों एंजॉय कर रहे हैं, तब आपका जवाब होगा कि वहाँ पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और इंडिया में प्राइम मिनिस्टर की रियल पावर एंजॉय कर रहे हैं। तो आपका जवाब होगा कि इंडिया में यूएसए में जो है आपकी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और इंडिया में आपका क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो हमने इतनी सी बात समझ ली। अब देखिए इसमें क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने जो आपका अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर है उसके लिए कोई भी रियल मतलब प्रोसीड्योर जो दिया नहीं हुआ है। होता क्या है कि इसमें जो है प्रेसिडेंट जो होते हैं उनको नॉमिनेट आपके प्राइम मिनिस्टर को जो है कर देते हैं। जैसे कि इसमें लिख देते हैं आपका तो इनके अपॉइंटमेंट के लिए कोई स्पेसिफिक प्रोसीड्योर जो है आपके संविधान में गिवन नहीं है। होता क्या है कि देखिए जनरल इलेक्शन होते हैं, यहाँ पे लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं, वहाँ पर जो होता है कि जो मेजोरिटी की पार्टी होगी सीट आई तो उसमें से प्रेसिडेंट पूछते हैं कि भाई आपका लीडर कौन है। तो जनरली जो उस पार्टी का लीडर होता है उसी को जो है पीएम पद के लिए वो जो है नॉमिनेट कर देते हैं। जो पार्टी के जो लोग होते हैं वो बोलते हैं कि भैया ये हमारा लीडर है। तो प्रेसिडेंट देखते हैं कि ठीक है भाई इनकी मेजोरिटी में आ चुकी है, वोट इनको मिले हैं, तो प्रेसिडेंट जो है उनको फिर जो है प्राइम मिनिस्टर के तौर पे ओथ दिलवा देते हैं, उनको नॉमिनेट कर देते हैं, उनको ओथ दिलवा देते हैं। उसके बाद जो है आपकी बाकी प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। तो कोई पर्टिकुलर जो है आपकी प्रोसेस गिवन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, इसकी इनका टेन्योर भी डिफाइन नहीं है। इवन रहते 5 साल के लिए है, 5 साल तक जब तक रहेंगे जब तक इनकी मेजोरिटी है। तो अगर मेजोरिटी है तो उसमें मतलब ये नहीं है कि मेजोरिटी हमेशा है। जैसे तो ये 5 मतलब अगर ये फ्लोर टेस्ट में बार बार पास हो जा रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा कि ये जिंदगी भर के लिए प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। इलेक्शन हर 5 साल बाद ही होना है, लेकिन फिर भी संविधान कहता है कि इनका कोई पर्टिकुलर
टर्म ऑफ ऑफिस नहीं है, मतलब कितने साल के लिए बैठेंगे ये नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जब तक ही संसद में बैठेंगे, जब तक ये मेजोरिटी को एंजॉय कर रहे हैं, और जब इनके पास मेजोरिटी की सरकार नहीं होगी, उसी समय प्रेसिडेंट को जो है आपकी लोकसभा जो है डिसॉल्व करनी पड़ेगी, यानी भंग करनी पड़ेगी, सरकार जो है आपकी गिर जाएगी। मैंने सिर्फ लोकसभा बोला है, पार्लियामेंट नहीं बोला। ऐसा इसीलिए बोला है क्योंकि पार्लियामेंट में राज्यसभा भी आता है, और राज्यसभा इज नॉट सब्जेक्टेड टू डिसोल्यूशन। राज्यसभा को कभी भी जो है डिसोल्यूट किया ही नहीं जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे मेंबर जो है नॉमिनेट भी होते हैं, और उनका इलेक्शन जो होता है इनडायरेक्ट होता है। अब हम बात करते हैं, हमने यहाँ पर जो है इसकी बात करी है, और आर्टिकल 75 कहता है देयर शॉल बी अ देयर शॉल बी PM अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के द्वारा जो है ये अपॉइंट आपके किए जाएंगे। ठीक है, तो आर्टिकल 75 जो है आपका ये कहता है। आर्टिकल से बेसिकली क्वेश्चंस कम ही आएंगे, लेकिन फिर भी जो है हम लोग एक नज़र डाल लेते हैं, ताकि बाय द वे अगर क्वेश्चन आ जाए। आर्टिकल से क्वेश्चन कम ही आते हैं, बेसिक आर्टिकल्स के जो क्वेश्चन फंडामेंटल राइट से ही आएंगे। इसके अलावा DPSP के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मैंने आपको टिक लगवाए थे, जैसे आर्टिकल 40 हो गया आपका, इसके अलावा 44 हो गया, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड हो गया। ये कई सारे आर्टिकल्स जो है वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आर्टिकल से पूछे जाएंगे। तो आर्टिकल के क्वेश्चन तो फंडामेंटल राइट से ही आएंगे, लेकिन फिर भी जो है हम लोग नॉलेज के लिए पढ़ लेते हैं इसको। तो अब तक हमने जो है आपको प्राइम मिनिस्टर के बारे में इतना देख लिया कि रियल हेड होते हैं, रियल पावर हमारे इंडिया में, क्योंकि हम इंडिया का संविधान ही पढ़ रहे हैं, तो रियल पावर जो है प्राइम मिनिस्टर ही इंजॉय कर रहा है, प्रेसिडेंट इंजॉय नहीं कर रहा है। वो सिर्फ नॉमिनल हेड है, उनके नाम से सारी पॉलिसीज योजनाएं चलेंगी, लेकिन मेन उनको बनाएगा कौन, उन योजनाओं को भी कौन बनाएगा, आपका प्राइम मिनिस्टर ही बनाएगा। उसके अलावा ठीक है, तो हमने आपको बता दिया कि जो मेजोरिटी पार्टी आएगी उसका जो लीडर है अपॉइंट कर दिया जाएगा आपका। इसके अलावा इसमें कोई पॉइंट है नहीं आपका, और ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखिए कि कोई भी मेंबर जो है आपका जो है प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। ठीक है, कोई भी मेंबर जो है आपका प्राइम मिनिस्टर बन सकता है अगर वो मेजोरिटी पार्टी से है, लेकिन 6 महीने के अंदर जो है उसको किसी न किसी हाउस का मेंबर बनना ही पड़ेगा, चाहे तो वो लोकसभा से कहीं इलेक्ट होके आए, जैसे आपने ममता बनर्जी वाले केस में देखा कि वो अपनी नंदीग्राम वाली सीट से हार गई थी। ठीक है, लेकिन फिर दोबारा इलेक्शन हुए, मतलब उनके लिए कराए गए, तो उसमें वो जीत गई। ठीक है, 6 महीने का टाइम जो है आपके प्रेसिडेंट देते हैं, तो उसमें आपको दोबारा इलेक्ट होकर आना पड़ेगा, या तो आप लोकसभा से इलेक्ट होकर आइए या राज्यसभा में नॉमिनेट हो जाइए, डिपेंड करता है। नहीं तो 6 महीने बाद फिर जो है आपको डिसमिस किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक पॉइंट लिख लेते हैं, एनी पर्सन कैन बिकम PM। कोई भी पर्सन जो PM बन सकता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि यही बनेगा या जो इलेक्ट होके आया है वही बनेगा, ऐसा कुछ डिफाइन नहीं है। बट कैन बिकम PM इसको आप ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। PM के तौर पे कंटिन्यू रखने के लिए उनको जो है 6 महीने के अंदर जो है इलेक्ट होकर आना ही पड़ेगा, कहीं से भी आए। ठीक है, या तो लोकसभा के मेंबर बन जाए, चाहे राज्यसभा के मेंबर नॉमिनेट होकर आ जाए। ठीक है, तो आपका ये जो है हमने प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़ लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। अब हम आगे आपका जो पढ़ेंगे दैट इज रिजाइन और ओथ। देखिए, इनको रिजाइन ओथ जो है आपके प्रेसिडेंट दिलाएंगे, और रिजाइन जो है वो भी इनको प्रेसिडेंट को ही देना पड़ेगा। अपना रेजिग्नेशन लेटर ये प्रेसिडेंट को दे सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें एक पॉइंट और होता है कि प्रेसिडेंट कांट रिमूव PM
till he enjoys the majority. जब तक मेजोरिटी है पीएम के पास, तब तक प्रेसिडेंट उन्हें हटा नहीं सकते, ठीक है। डिसोल्यूशन की पावर भले ही प्रेसिडेंट के पास है, लेकिन प्रेसिडेंट अपनी मन मर्जी से पीएम को हटा नहीं सकते जब तक उनके पास मेजोरिटी है। अगर फ्लो टेस्ट कराया गया और फ्लो टेस्ट में उन्होंने मेजोरिटी पास कर दी, तो ना चाहते हुए भी अगर प्रेसिडेंट चाहें उनको नहीं हटा सकते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका। इसके अलावा हम देखते हैं आर्टिकल 75 आपका हो गया है। 74 आर्टिकल एक है आपका, वो कहता है 74 वो कहता है देयर शॉल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर appointed by president on the aid and advice of PM। कोई भी मिनिस्टर जो है चुना जाएगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है आपकी, जो कैबिनेट मेंबर बनेंगे, जो कैबिनेट की टीम बनेगी आपकी, तो अपॉइंट भले उन्हें प्रेसिडेंट करेंगे, लेकिन किसकी एड एंड एडवाइस पर, यानी प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर। यानी प्रेसिडेंट अपने हिसाब से, अपनी मर्जी से किसी को भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं बना सकते। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वही बनेगा जो पीएम चाहते हैं, बस उनको अपॉइंट करना प्रेसिडेंट का काम होता है, मतलब एक फॉर्मेलिटी सी निभाई जाएगी आपकी। लेकिन इसमें भी मेन पावर जो है प्राइम मिनिस्टर के पास ही है, क्योंकि उन्हीं की एड और एडवाइस से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की टीम तैयार होगी। और इसके अलावा इसमें एक चीज़ और बोली गई है कि 15% से ज़्यादा जो है, इंक्लूडिंग पीएम, आपकी जो है कैबिनेट मिनिस्टर जो एक्सीड नहीं कर सकते। यानी ऐसा ना हो कि लोकसभा की जितनी भी आपकी लोकसभा में जितनी भी सीटें हैं, तो आपने क्या किया, या फिर आपके जो वहाँ पर कैबिनेट मिनिस्टर हैं, आपने क्या कर दिया कि हर कोई ना कोई मिनिस्टर जो बना दिया। तो उसमें एक 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया आपका। कौन सा? 91। इसको यहाँ कर देते हैं। एक 91, चलिए मैं इसको आगे लिखाती हूँ अभी, इस पॉइंट को पूरा कवर कर लेंगे अभी, ठीक है। इतना तो वो समझ में आ गया, इसको मिटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए उसमें ये बोला गया कि 15% से ज़्यादा कैबिनेट मेंबर जो है आपके पार्लियामेंट के अंदर नहीं होने चाहिए। 15% से ज़्यादा, इंक्लूड पीएम को भी इंक्लूड करके। क्योंकि कुछ लोग क्या होता था कि ऐसा करते थे कि कुछ ना कुछ मतलब मन मर्जी की कैबिनेट मिनिस्टर बना दे, ये डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट। तो इसमें फिर एक 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये बोला गया कि कैबिनेट मिनिस्टर, नंबर ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर should not exceed 15%, इंक्लूडिंग पीएम को भी इंक्लूड किया जाएगा उसके अंदर, ठीक है। तो ये आपका 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था, जिसके थ्रू 15% से ज्यादा कैबिनेट मेंबर आप नहीं कर सकते ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, ठीक है। टोटल स्ट्रेंथ, जितनी भी टोटल स्ट्रेंथ है उसका, जैसे टोटल स्ट्रेंथ कितनी है लोकसभा की 543, ठीक है, 545 है। सॉरी, दो तो आपकी जो होता है दो आपके जो है नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं। अब इसके अलावा अब हम देख लेते हैं इसमें प्रेसिडेंट के रिलेशन में क्या है इनका। काफी इजी टॉपिक है, इसमें इतनी कोई दिक्कत भरी बात नहीं। मेन जो टॉपिक आपका टफ था वो था पार्लियामेंट्रियन में। काफ़ी जो था थोड़ा सा टॉपिक वाइड भी था, और उसमें काफ़ी सारी चीज़ ऐसी थी जो रियल में समझने लायक थी, बट ये सारे टॉपिक्स तो काफ़ी इजी हैं। अब इसमें एक चीज़ इसमें क्या बोली गई है कि प्रेसिडेंट के रिलेशन में देखा जाए, जो प्राइम मिनिस्टर है वो कौन है? कम्युनिकेटिंग चैनल
बिटवीन, कम्युनिकेटिंग चैनल बिटवीन किसके बीच में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट इन दोनों के बीच में एक कम्युनिकेटिंग चैनल का काम जो है आपका प्राइम मिनिस्टर करते हैं, यानी मेन कड़ी यही है। इसके अलावा जो आपके पीएम जो है कई सारे इंपॉर्टेंट लोगों को अपॉइंट करते हैं, ठीक है। अपॉइंट तो फिर प्रेसिडेंट ही करेंगे, लेकिन एडवाइस इन्हीं की होगी, जैसे कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसके अलावा आपका यूपीएससी के चेयरमैन, ठीक है। इसके अलावा जो है आपके इलेक्शन कमिश्नर, इसके अलावा आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो जाएंगे, मेंबर्स ऑफ फाइनेंस कमीशन, मेंबर्स ऑफ फाइनेंस कमीशन, ठीक है। नीति आयोग के मेंबर वगैरह भी यही सब इलेक्ट करेंगे, क्योंकि नीति आयोग के हेड कौन है, खुद पीएम है। नीति आयोग के हेड जो है खुद पीएम ही है, तो उनके मिनिस्टर भी जो है आपके यही उनके भी जो मेंबर्स होंगे वो उनको भी यही इलेक्ट करेंगे आपके। इसके अलावा इसमें और ऐसा कुछ है नहीं है। ठीक है। इसके अलावा आपके जो प्राइम मिनिस्टर वो क्या करते हैं, प्राइम मिनिस्टर जो है एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को कि आप या तो पार्लियामेंट को समन करो, उसको प्रोरॉग करो, प्रोरोगेशन का जो है कंसेप्ट वो भी उनकी बात कर रहे हैं, तो लिख लेते हैं इस पॉइंट को भी। जो सेशन को समन करना है यानी बुलाना है या प्रोरॉग करना है, तो उसके लिए भी प्रेसिडेंट को कौन एडवाइस करता है, आपके पीएम एडवाइस करते हैं। इसके अलावा आप एक इसमें और ध्यान रखिए कि ये डिसोल्यूशन की बात भी कहते हैं, जैसे अगर मेजोरिटी प्रूफ नहीं हो पाई तो डिसोल्यूशन के लिए भी प्रेसिडेंट को यही एडवाइस करेंगे आपके। इसमें लिख लीजिए। ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा की बात भी ये जो करते हैं। इसके अलावा यहां लिख लीजिए इसको, he announces policies of गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसीज जो है उसको भी यही अनाउंस करेंगे, ठीक है। ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस। इसके अलावा आपके नीति आयोग के हेड भी यही है, नीति आयोग के हेड भी आपके कौन होते हैं, पीएम ही होते हैं। ठीक है, एक बात और है, कोई भी जैसे मिनिस्टर है, ठीक है, कोई भी जैसे मिनिस्टर है तो वो दोनों हाउस में बैठ सकता है। जैसे मान के चलिए कोई मिनिस्टर है, लोकसभा का मेंबर है, तो वो दोनों हाउस में बैठ तो सकता है, लेकिन वो वोट नहीं कर सकता। ही कैन नॉट कास्ट हिज वोट। वोट वो अपने खुद के हाउस में ही करेगा जिस हाउस से वो इलेक्टेड है, लेकिन एमपी जो है अपने रिस्पेक्टेड हाउस में ही बैठेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है आर्टिकल 88 में जो है इसका गिवन है। इसके अलावा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, वो कलेक्टिवली पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकसभा। ये क्वेश्चन जो है आपका डायरेक्ट स्टेटमेंट के तौर पे पूछा गया है, तो इसको लिख लेते हैं जरा।
जो आर्टिकल 88 है वो तो मैंने आपको समझा दिया है कि मिनिस्टर तो जो है दोनों हाउस में बैठ सकता है स्पेशल कंडीशन में, लेकिन वो अपना वोट कास्ट नहीं कर सकता। वोट वो अपना अपने पर्टिकुलर हाउस में ही करेगा, लेकिन एमपी जो है वो अपने हाउस में ही बैठेगा, वो दूसरे हाउस में नहीं बैठ सकता आपका। इतनी सी बात है। इसके अलावा ठीक है, नीति आयोग के हेड जो ये यही हो गए आपके। ठीक है, इसके अलावा आप लिख लीजिए कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज नॉट collectively responsible for parliament, क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्ट स्टेटमेंट के तौर पे पूछा गया है। तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है आपके, यानी सीएमओ बोल देते हैं, इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर आपका लोकसभा या लोअर हाउस के लिए जो है आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो ये आपका इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ये क्वेश्चन डायरेक्ट स्टेटमेंट के तौर पे आप जो है आपका एग्जाम में आया है, यूपीएससी के एग्जाम में ही आया है आपका, इसीलिए जो इसको जो ऐड किया गया है। सीएमओ को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं आपके, तो उसको हेड कौन करता है? हेडेड बाय पीएम। पीएम ही हेड करेंगे किसी भी मिनिस्टर को। जो है आपका हटा सकते हैं वो पावर से। मिनिस्टर कैन रिमूव बाय प्रेसिडेंट ऑन एडवाइस ऑफ पीएम। पीएम के एडवाइस पर किसी भी कैबिनेट मिनिस्टर को जो हटाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए पीएम की एडवाइस होना जरूरी है। कंडीशन क्या बनेगी कि विचारों में मतभेद है, उनकी व्यू पॉइंट जो है मैच नहीं हो रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में प्राइम मिनिस्टर के पास पावर है कि वो उनको हटवा सकते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट ही हटाएंगे उनको। इसके अलावा आपके रेजिग्नेशन ऑफ पीएम, resign of PM can lead to dissolution of लोकसभा। अगर पीएम ने रिजाइन कर दिया तो पूरी की पूरी सरकार आपकी जो है गिर जाएगी। अगर डेथ का केस है तो किसी भी न्यू मेंबर को अपॉइंट कर दो, ठीक है, लेकिन अगर पीएम ने जो है खुद आपका रिजाइन दिया है तो ऐसी कंडीशन में सरकार ही गिर जाएगी। इसीलिए जो आपके पीएम जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए, क्योंकि सरकार चलाना है। अगर कोई एक कैबिनेट मिनिस्टर हटता है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक वैकेंसी है, सरकार नहीं गिरेगी पूरी, सिर्फ और सिर्फ एक वैकेंसी है, उसको दोबारा फिल कर दिया जाएगा। और आपने देखा ना कि रिशफल होता रहता है, कितने मंत्री जो है हर साल चेंज कर देते हैं। अपने पीएम मोदी हैं, उनको लगता है कि ये काम ढंग से नहीं कर रहा है तो उसको हटाओ, दूसरा लाओ, ठीक है। तो वो सिर्फ एक वैकेंसी है, लेकिन अगर पीएम ने रिजाइन दे दिया तो पूरी की पूरी सरकार गिर जाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट अपने आप में ही पीएम की पोजीशन जो है आपकी होती है। इसके अलावा आपका ठीक है, आर्टिकल 74 आपका जो है वो कहता है कि देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, और उनको हेड कौन करेगा? आपके पीएम करेंगे। इसके अलावा जो प्रेसिडेंट को जो एड और एडवाइस आपके प्राइम मिनिस्टर ही करेंगे। इसके अलावा उनको उन्हीं की एडवाइस के अकॉर्डिंग जो है चलना होगा, जो प्राइम मिनिस्टर जो एडवाइस करेंगे। इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अपने आप में ये इसके अलावा ये भी है कि मिनिस्टर्स जो है प्रेसिडेंट को एडवाइस करेंगे, तो मिनिस्टर जो है प्रेसिडेंट को अगर एडवाइस करेंगे तो उसको किसी भी कोर्ट में जो है चैलेंज नहीं किया जा सकता है, ठीक है, तो वो उनको माननी ही पड़ेगी। कई सारे मैटर में जो मिनिस्टर्स जो आपको एडवाइस करते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स जो होते हैं आपके, ठीक है। ओके, इसमें और
इसके अलावा इनकी सैलरी और अलाउंसेस जो होते हैं आपके, इनकी सैलरी और अलाउंसेस जो होते हैं वो आपका पार्लियामेंट जो है डिसाइड करता है। तो इसको भी लिख लीजिए, सैलरी एंड अलाउंसेस, जो सैलरी और अलाउंसेस है आर डिसाइडेड बाय पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के द्वारा जो है इसको डिसाइड किया जाता है आपका। और इसके अलावा इसमें ऐसा कुछ खास है नहीं है जो आपको दोबारा, क्योंकि सारे पॉइंट्स दोबारा रिपीट ही हो रहे हैं। आप चाहें तो इतना पढ़ लीजिए टाइप ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर्स कितने हैं, ठीक है। तो ये और देख लेते हैं, टाइप ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर, सॉरी टाइप ऑफ मिनिस्टर्स। तो ये जो है आपके 4 होते हैं। पहले आपके कैबिनेट मिनिस्टर, इसके अलावा फिर है आपके मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज। इसके अलावा एक आपके है मिनिस्टर ऑफ स्टेट इसके अलावा आपके होते हैं डिप्टी मिनिस्टर। ठीक है, जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं आपके, ये इनकी कोई भी डिपार्टमेंट हो तो सबसे हाईएस्ट पोजीशन जो होती है वो इन्हीं की होती है, कैबिनेट मिनिस्टर की। जैसे आपके रेलवे डिपार्टमेंट ले लो, तो रेलवे का जो कैबिनेट मिनिस्टर होगा तो पूरे इंडिया का रेलवे जो है उसके अंडर में ही आ जाएगा, ठीक है। और स्टेट का जो मिनिस्टर होगा वो इस कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर होगा, क्योंकि पैसा उस डिपार्टमेंट को तो यहीं से तो अलॉट होके आएगा। मान के चलिए मिनिस्टर का रेलवे, स्टेट का कोई रेलवे डिपार्टमेंट है, तो रेलवे डिपार्टमेंट की जो भी ज़रूरत है या जो भी ज़रूरत बाकी स्टेट्स के रेलवे मिनिस्टर्स को है, तो वो ये वाले हेड करेंगे। ये वाला इनको जो ये वाले कैबिनेट मिनिस्टर जो हैं, जो सेंट्रल पोजीशन पे आपके बैठ रहे हैं, सेंटर में जो दिल्ली में जो बैठ रहे हैं, ये उस डिपार्टमेंट का ख्याल रखेंगे। हेल्थ के मिनिस्टर हैं, वो सभी हेल्थ मिनिस्टर के इनके अंडर आ जाएंगे, स्टेट के सारे, ठीक है। इसके अलावा आप कई सारे मिनिस्टर्स हो जाते हैं, जैसे कि आप देख लीजिए आपके होम मिनिस्टर जो होते हैं, गृह मंत्री जो होते हैं, तो उनके अंडर में सारे जो हैं आपके मिनिस्टर ऑफ स्टेट, गृह मंत्री जितने भी सभी राज्य के वो आ जाएंगे, ठीक है। तो इसमें इतना ही है। इसके अलावा मिनिस्टर विद इंडिपेंडेंट चार्ज, ये जो होते हैं ये कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर में नहीं होते, इनका काम अलग होगा। जैसे कि एक डिपार्टमेंट कोई भी ऐसा बना दिया जो कि हर जगह नहीं है, जैसे कि ट्राइबल डिपार्टमेंट बना दिया, तो अगर आप देखो हर जगह ट्राइबल्स तो नहीं है, ठीक है ना, जो जहाँ पे जनजाति ज़्यादा पाई जाती है, तो कुछ जो होते हैं इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट होते हैं जो कैबिनेट के अंडर नहीं है। इसके अलावा आपका डिप्टी मिनिस्टर और आ जाते हैं। तो डिप्टी मिनिस्टर जो होते हैं इसमें क्या होता है आपका, ठीक है, ये कैबिनेट मिनिस्टर के ही अंडर काम करते हैं। डिप्टी मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर काम करते हैं, और इनका जो काम होता है आपका, ये क्या होते हैं कि जैसे मान के चलिए ये मिनिस्टर एब्सेंट हो गए, जैसे आपने स्पीकर पढ़ा तो डिप्टी स्पीकर पढ़ा था, तो डिप्टी स्पीकर पोजीशन कब होल्ड कर रहा था, जब आपका स्पीकर एब्सेंट हो जा रहा था या उसकी तबीयत खराब है तो वो कुछ दिनों के लिए नहीं आ रहा। तो जब मिनिस्टर जो है आपका मेन मिनिस्टर, जो कैबिनेट मिनिस्टर जो एब्सेंट रहेगा, उस कंडीशन में कार्यभार को ये संभालेंगे, काम किसी भी तरीके से रुके नहीं, उसके लिए इनकी पोजीशन भी जो है बनाई गई है आपकी, ठीक है। तो ये आपके जो है डिप्टी मिनिस्टर है। तो इसमें ऐसा कुछ पढ़ने का नहीं जो आपको समझ में ना आए, होप सो आपको समझ में आ गया। ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, स्टेट के तौर पे देखा जाए तो सबसे बड़ी पावर इनकी हो जाती है, ठीक है। हालांकि ये इनके भी हेड ये हैं, ठीक है, बट उस डिपार्टमेंट के लिए, लेकिन मिनिस्टर में हेड यही हो जाएगा। जैसे गृह मंत्री हो गए आपके स्टेट के, ठीक है, और रेलवे का डिपार्टमेंट हो गया आपका। इसके अलावा जो भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं आपके, वो सब मिनिस्टर लेवल पे ये हाई होते हैं, लेकिन उसके अंडर भी ये इसके अंडर है कैबिनेट मिनिस्टर। सबसे ऊंचा डिपार्टमेंट जो है, सबसे बड़ी पोजीशन जो है कैबिनेट मिनिस्टर की होती है आपकी। कोई सा भी डिपार्टमेंट हो, चाहे रेल अथॉरिटी, चाहे रेलवे का डिपार्टमेंट ले लो, चाहे रोड और हाईवे अथॉरिटी ले लो, नितिन गडकरी, ठीक है, कोई सा भी डिपार्टमेंट ले लो, सबके हेड यही हैं जो मिनिस्टर बैठेंगे। इसीलिए अपने आप में ही काफ़ी बड़ी चीज़ हो जाती है, ठीक है, बहुत पावरफुल है ये डिपार्टमेंट।
ठीक है, एक चीज़ और है कि आर्टिकल 74 जो है आपका कह रहा है कि अगर प्रेसिडेंट ने जो है कोई भी एग्जीक्यूटिव पावर को किया, वो विदाउट एड और एडवाइस पीएम की कर दिया, मतलब उन्होंने पीएम या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस नहीं ली और उसके बिना कर दिया, तो उसको जो है सुप्रीम कोर्ट जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर सकता है। इसके अलावा एक पॉइंट और है आपका कि आर्टिकल 44 के थ्रू ठीक है, उसमें वही बात आपकी जो है बोली गई है, इसमें और कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। ठीक है, आपका इसमें इतना ही है, नेचर वाली बात है, बार बार पॉइंट्स रिपीट हो रहे हैं आपके। तो इसमें जो हमने 4 चीज़ें पढ़ ली, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, डिप्टी मिनिस्टर। होप सो आपका ये टॉपिक जो है क्लियर हो गया है, और अगर इसमें कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज़ रह जाएगी तो हम देख लेंगे, वैसे कुछ रहा नहीं है कि पॉइंट्स जो है बार बार रिपीट हो रहे हैं, जो पॉइंट्स पढ़ने थे वो शुरू में हमने कर लिए हैं। सो थैंक यू वेरी मच, होप यू हैव एंजॉयड द सेशन, थैंक यू वेरी मच।